आरएसएस के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंच रहे हैं। 5 और 6 दिसंबर को संघ के जोनल ग्रुप की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं संघ के आयोजन को लेकर बिहार में सियासत भी खूब तेज है। अरसे बाद बिहार में आरएसएस की बड़ी बैठक होने वाली है। पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की क्षेत्र स्तर की बैठक होने वाली है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह भैयाजी जोशी शामिल रहेंगे। बैठक से पहले शुक्रवार को ही सरसंघ चालक मोहन भागवत पटना पहुंच रहे हैं, जहां 5 और 6 दिसंबर को आरएसएस के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में वे शामिल होंगे। पटना के केशव विद्या मंदिर में ये बैठक आयोजित है। बिहार झारखंड से संघ के 40 पदाधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। संघ के अलग अलग संगठनों के कामों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राम मंदिर निर्माण पर भी चर्चा की जानी है। किस तरह से उसमें बदलाव या तेजी लाई जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो बैठक है वो काफी अहम बैठक मानी जा रही है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि इस बैठक में राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आरएसएस प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर पटना स्थित संघ कार्यालय विजय निकेतन में हलचल काफी तेज हो गई है, तो वहीं बिहार में संघ के कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने आयोजन की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर नजर रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहेगी। तो कांग्रेस के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के? अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? क्या उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। वैसे संघ की क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है। इन्हीं 11 सेंटर में से उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार और झारखंड की बैठक का आयोजन पटना में किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और साकेत कुमार की रिपोर्ट। सुशील मोदी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन के आखिरी दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पर्चा भरा, लेकिन प्रस्तावक नहीं दिए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। वहीं कांग्रेस के बयान ने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है, जिसे लेकर सियासत भी हो रही है। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना तय हो गया है, क्योंकि गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ महागठबंधन की ओर से कैंडिडेट नहीं दिया गया, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद ने सुशील मोदी के खिलाफ आखिरी वक्त में नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। पेशे से इंजीनियर श्याम नंदन 2014 का लोकसभा चुनाव पटना साहिब सीट से बतौर निर्दलीय लड़ चुके हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के एक बयान ने विपक्ष के खस्ताहाल को कुछ यूं बयां कर दिया। राज्यसभा के लिए जो हमने बेहतर प्रत्याशी ढूंढने का प्रयास किया है, वो उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम लोगों की कोशिश थी कि रामविलास पासवान जी की पत्नी साहस करें। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि स्पीकर चुनाव में मिली हार से विपक्ष हताश था, लिहाजा राज्यसभा चुनाव में रण ही छोड़ दिया गया। जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उम्मीदवार खड़े करने पर सरकार को कमजोर करने की बात सत्ता पक्ष की ओर से कही जाती है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को मालूम था, क्योंकि अभी भी स्पीकर का जब चुनाव हुआ, उम्मीदवार उतारे महागठबंधन की ओर से, उनको वहां हारना पड़ा। फिर राज्यसभा का चुनाव में हल्ला था कि उम्मीदवार उतारेंगे, स्वागत हम करें तो उतारो। इनको मालूम था कि हाँ भी हारना हो, इसलिए भाग खड़े हुए। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी और जेडीयू की नीयत और नीति में दोनों पे संदेह है। जब हम लोग खड़ा करते हैं तो बोलेंगे ये पार्टी तोड़ने के लिए खड़ा कर रहे हैं, अगर नहीं खड़ा करते हैं तो बोलेंगे जो डर गई है।
विपक्ष चाहे जो दलील दे, लेकिन महागठबंधन की ओर से एलजेपी को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर एक तीर से कई समीकरण साधने की कोशिश जरूर की जा रही थी। आरजेडी चाहती थी कि रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट से उनकी पत्नी रीना पासवान चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग ने विपक्ष का साथ न देकर सियासत में अपना रास्ता केंद्र और बीजेपी के लिए खुला रखा। भले ही जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान का रुख अब भी आक्रामक हो, इसे ही तो सियासत कहते हैं। वैसे शुक्रवार यानी 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 7 दिसंबर है, जबकि 14 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। नतीजे क्या आने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि महागठबंधन की ओर से सुशील मोदी को वॉक ओवर दे दिया गया है और बीजेपी नेता सुशील मोदी अब चारों सदन, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य बनने वाले नेताओं में शुमार होने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।